मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइकस के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइकस एक जिम्नोस्पर्म पादप है। इस प्रकार की संरचना होती है साइकस की। इसको सामान्य भाषा में पाम फर्न या सैगो पाम भी कहते हैं। यह बेलनाकार, सदाहरित, विशाल, पिच्छाकार पर्णों वाला वृक्ष होता है। यह अशाखित होता है और ताड़ समान नजर आता है। इसके तने की लंबाई 2 से 4 मीटर होती है तथा इसका व्यास लगभग 1 मीटर होता है। साइकस का तना शुरू में भूमिगत होता है, परंतु बाद में धीरे धीरे कुछ वर्षों पश्चात वायवीय हो जाता है। साइकस के पादप की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। तने के शीर्ष पर आप देखेंगे, जैसा इस चित्र में भी नजर आ रहा है, तने के शीर्ष पर संयुक्त पिच्छाकार पर्ण चक्र के रूप में लगे हुए रहते हैं। तने के ऊपर देखें तो चिर स्थायी शल्क पत्र, ये शल्क पत्र हैं, ये पाए जाते हैं। वह पर्णाधारों का कवच पाया जाता है जो साइकस के पादप को दृढ़ता प्रदान करने के साथ साथ शुष्क वायु के प्रभाव से इसकी रक्षा भी करता है। तो ये साइकस की बाह्य आकारिकी है। जहां तक अपन जनन की बात करते हैं, साइकस जो होता है वो एक लिंगाश्रयी पादप है, अर्थात नर पादप जो होता है उस पर नरशंकु का निर्माण होता है। जो मादा पादप होता है उस पर शंकु न बनकर शंकु के स्थान पर गुरु बीजाणु पर्ण बनते हैं। ये जो चित्र है वो साइकस के शंकु की संरचना प्रदर्शित कर रहा है। जब पौधा 10 वर्ष का हो जाता है तब नर पादप के शीर्ष पर शंकु उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। ये जो नर शंकु होते हैं वो साइकस के पादप के तने के अग्रस्त भाग पर उत्पन्न होते हैं और इनके बनने के कारण साइकस के तने की वृद्धि रुक जाती है। अपन साइकस के शंकु की अनुदैर्ध्य काट काट कर देखते हैं तो इस प्रकार का चित्र नजर आता है। ये देखें आप, शंकु में मध्य में एक अक्ष नजर आती है, नीचे की तरफ एक वृंत होता है और इस अक्ष के चारों तरफ ये आप देखेंगे इस तरीके से ये लघु बीजाणु पर्ण होती हैं जो अक्ष को चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण जो होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। आधारीय भाग जिसके द्वारा ये अक्ष से जुड़ी हुई रहती है पर्ण, शीर्ष भाग जो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ रहता है जो नुकीला होता है जिसे अपन एपोफाइसिस कहते हैं, और एक मध्य वाला भाग। ये जो शीर्ष और जो आधारी भाग होते हैं वो बंधे होते हैं, परंतु जो मध्य वाला भाग होता है इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये लघु बीजाणु धानियां लगी रहती हैं। ये जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं इनकी संख्या असंख्य होती है। आप गहराई से यदि लघु बीजाणु धानी की संरचना देखेंगे, थोड़ा अपन बड़ा कर कर इसको देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना नजर आती है। ये लघु बीजाणु धानी है। प्रत्येक बीजाणु धानी जो होती है उसकी भित्ति 3 क्षेत्रों में बटी हुई होती है। सबसे बाहर वाला मोटा क्यूटिन में स्तर होता है जिसे एक्सोथीशियम कहते हैं। भीतरी पतला स्तर होता है जिसे एंडोथीशियम कहते हैं। और अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ ये इसका अगला डेवलपमेंटल स्टेज है और ये लास्ट इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में अपन देखते हैं कि ये जो बीजाणु हैं अनेक नाव जैसी आकृति के लघु बीजाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। ये टेट्राड बने हुए हैं बीजाणुओं के और ये सिंगल बीजाणु की संरचना है। ये देखें नाव जैसी आकृति का बीजाणु उसमें पाया जाता है। बीजाणु को अपन देखें तो प्रत्येक बीजाणु जो होता है उसके ऊपर 2 चूल पाए जाते हैं। एक बाहर वाला जो चूल होता है उसको एक्साइन कहते हैं और भीतरी जो पतला चूल होता है उसको इंटाइन कहा जाता है। ये लघु बीजाणु का डेवलपमेंट है। लघु बीजाणु से अपन जो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण है वो किस तरीके से होता है वो इस चित्र के द्वारा देखा जा सकता है। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो परागण से पूर्व के परिवर्तन, एक होते हैं परागण के पश्चात के परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो लघु बीजाणु धानी के भीतर ही हो जाते हैं, वो पूर्व परागण परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो बीजांड पर पहुंचने के पश्चात होते हैं, पराग कक्ष में पहुंचने के पश्चात होते हैं। इसमें अपन देख सकते हैं किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो लघु बीजाणु है आकार में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं ये उसी समय हो रहे हैं जब ये बीजाणु लघु बीजाणु धानी के भीतर मौजूद है। तो सबसे पहले इस लघु बीजाणु के अंदर जो एक विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऊपर वाली छोटी कोशिका जो होती है वो प्रोथेलियल कोशिका कहलाती है।
जबकि नीचे वाली ये जो बड़ी कोशिका है इसको अपन पुंधानी कोशिका कहते हैं या फिर एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। ये जो एंथ्रीडियल सेल है, इस प्रोथेलियल सेल में तो आगे चल के कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन ये जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें एक विभाजन और होगा, जिससे अगेन जो दो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। ऊपर वाली जो होती है वो जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका कहलाती है, और नीचे वाली जो होती है वो नाल कोशिका कहलाती है। जो नाल कोशिका है यही आगे चलकर नाल या ट्यूब का निर्माण करती है, देख सकते हैं आप इस चित्र में। ये जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका आगे विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक बॉडी सेल, एक स्टॉक सेल। स्टॉक सेल जो होती है वो बंधे प्रकार की होती है, और जो बॉडी सेल होती है वो डिवीजन करके ये दो पुमड़ुओं का निर्माण करती है। जैसा आप देख सकते हैं ये जो पुमड़ु होते हैं ये चल प्रकार के हैं, इनके ऊपर सीलिया फ्लैजिला पाई जाती है। इसके अलावा ये पादप जगत में, वनस्पति जगत में अपन देखें तो सबसे बड़े आकार के चल पुमड़ु जो होते हैं वो साइकस के पाए जाते हैं। इनका आकार 200 से लेकर 300 माइक्रोन तक का होता है, लट्टू नुमा आकृति के होते हैं, और पराग नली में ये स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। आप ध्यान से इनको देख सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं गुरु बीजाणु की अपन बात करें तो जो मादा पादप होता है, मादा पादप पर शंकु का निर्माण नहीं होता, बल्कि सामान्य पत्तियां जो होती हैं उनके ही मध्य में विशेष प्रकार की पर्ण बनती है। शंकु नामक कोई संरचना नहीं पाई जाती। शंकु के स्थान पर गुरु बीजाणु पर्ण पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना है। प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण में आप देखेंगे 3 भाग आपको नजर आते हैं। एक ही नीचे वाला भाग जिसे अपन वृंत कहते हैं, ये बंधे प्रकार का भाग है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये लीफी पार्ट, ये पर्णनुमा जो भाग है ये भी बंधे प्रकार का भाग होता है। और ये जो मध्य वाला भाग है इस पे आप देख सकते हैं ये फर्टाइल भाग है, इसके ऊपर बीजांड लगे हुए रहते हैं। बीजांड की उपस्थिति के कारण ही ये जो भाग होता है ये फर्टाइल प्रकार का कहलाता है। अपन बीजांड की जो संरचना है वो बड़ी करके देखते हैं अपन आकृति की किस प्रकार का नजर आता है प्रत्येक बीजांड। तो अपन देखते हैं इसको, ये बीजांड की संरचना होती है। बीज वाले पौधों में सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो साइकस का ही होता है। ये मुर्गी के अंडे के, एक मुर्गी के अंडे के बराबर का आकार होता है प्रत्येक साइकस के बीजांड का। आप देख सकते हैं इसमें इसकी जो बाहरी परतें होती हैं वो 3 परतों में विभक्त होता है। सबसे बाहरी परत जो होती है ये मासल होती है, इसको अपन सार्कोटेस्टा कहते हैं। मध्य वाली जो होती है वो दृढ़ोत की परत होती है, ये वाली परत आप देखिए, इसको स्क्लेरोटेस्टा कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है ये बिल्कुल बाहर वाली परत के ही समान होती है, और इसको भी सार्कोटेस्टा कहा जाता है। यानी कि बाहर वाली और भीतरी वाली ये दोनों परतें तो सार्कोटेस्टा कहलाती हैं, और मध्य वाली परत जो होती है वो स्क्लेरोटेस्टा कहलाती है। इसके अलावा आप इसके अंदर देखेंगे कि मध्य में ये जो भाग है ये बीजांडकाय या न्यूसीलस कहलाता है। आप इसकी संरचना अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो शुरू में अपन देखेंगे तो बीजांडकाय की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात इनमें से एक कोशिका जो होती है उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, जीव द्रव्य सघन हो जाता है, ये कोशिका प्राप्रसूतक कहलाती है। आप देखें ये किस तरीके से आगे विकास करती है, देखते हैं अपन। ये देखिए ये जो कोशिका है ये जो बीजांडकाय की ही एक कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। द्विगुणित प्रकार की कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं ये पहले 2 कोशिकाएं और उसके बाद 4 बनी है, यानी एक रेखीय चतुष्क का निर्माण हुआ है, रेखीय चतुष्क बनता है। ये चारों जो कोशिकाएं हैं ये मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहलाती हैं। ये चारों अगुणित थी, तो मेगास्पोर मदर सेल तो द्विगुणित या 2n थी, जबकि ये जो मेगास्पोर बनी है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनी होती हैं इसीलिए अगुणित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इन चारों अगुणित कोशिकाओं में से जो ऊपर की 3 होती हैं ये 3 तो नष्ट हो जाती हैं, और जो केवल नीचे वाली एक कोशिका होती है वो जीवित रहती है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती हैं। अपन देखेंगे इसमें ये सब तो डीजेनरेट हो चुकी है मेगास्पोर, और ये वो है जो कि फंक्शनल है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यानी जो सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका है वो आगे चल के स्त्री सुकायक का निर्माण करेगी,
स्त्री सुकायक को ही स्त्री युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये देखें किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले इसने अपना आकार बढ़ाया है और इसके केंद्रक में असंख्य विभाजन हुए हैं। असंख्य विभाजनों के परिणाम स्वरूप ढेरों केंद्रकों का निर्माण हुआ है। शुरुआत में केंद्रकों का निर्माण हुआ है परंतु भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है, और बाद में बाहर से भीतर की तरफ भित्ति का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है, जिससे कि संपूर्ण संरचना जो है वो कोशिकीय हो गई है।